जज़ाकल्लाह। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हालिया कुछ दिनों पहले जुलाई के महीने में हम सब ने एक आवाम का शदीद रद्द अमल महसूस किया जब बिजली के बिल घरों में आए और पिछले महीने के मुकाबले में वो जो बिल्स है उनकी जो प्राइसेस थी वो तकरीबन किसी की 50% इंक्रीज़ हुई थी, किसी की 30%, किसी की 40%। पहले जो बिजली के फ़ी यूनिट कॉस्ट जो थी वो 30 या 35 रुपये पड़ती थी, तो वो अब जो है वो 53 रुपये पड़ रही है। तो एक ऐसे माशरे में जिसके अक्सरियत आबादी जो है वो महीने में कमाती है और अपना ज़िंदगी गुजर बसर करती है, और उसके ख़र्चे जो हैं उसमें से एक बुनियादी ख़र्चा जो है, जो कि आज बहुत बुनियादी उसमें ले गया और जो उसके इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है। तो हमने देखा कि आम आवाम हो, ताजिर बरादरी हो या बड़े बड़े बिज़नेसमैन हो, हर किसी की तरफ से जो है वो हुकूमत और जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं उनके ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल आया। और इसके नतीजे में हमने ये भी देखा, जो कि बहुत अफसोसनाक है, कि कुछ लोगों ने ख़ुदकुशियाँ भी की। और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आप सब ने जो न्यूज़ फॉलो की होगी तो आप सब इससे रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि यार ये एक ऐसा मसला है कि हम हर कोई 5-6 महीने में इसको लेके डिस्कस कर रहे होते हैं। हर कोई घर हो, दोस्त यार हो, और जो बराह रास्त घर के बजट्स वगैरह को मैनेज करते हैं, बिल भरते हैं या कारोबारी सर्कल्स में बैठते हैं, वो हर चीज़ हर बार ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार जो बिजली के नर्ख़ हैं, कारोबारी एक्सपेंसेस में जो बिजली के एक्सपेंसेस हैं वो अनबेरेबल होते जा रहे हैं, कारोबार जो नुकसान में होता जा रहा है। तो और ये ऐसा मसला है जो कि हम 2017 में भी, जब जो मेरी याददाश्त है, 2017 में भी इस पे इसी शिद्दत के साथ बहस कर रहे थे, और आज 2023 है, 6 साल गुजर गए और शिद्दत के साथ इस पर बहस कर रहे हैं, और मसला है जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी ज़िम्मेदारी, इस मसले की, हम किसके ऊपर डालें? क्या हम निज़ाम के ऊपर डालें? क्या हम हालिया गवर्नमेंट जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसको इसका कसूरवार ठहराएं, या इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, या फिर हम माजी की गवर्नमेंट्स में पीपल्स पार्टी जिसमें शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है, मिलिट्री डिक्टेटर्स शामिल हैं, उनको कसूरवार ठहराएं? फिर ज़िम्मेदारी के तयन के साथ साथ आगे बढ़ें। तो ये जो मसला जो हमारे गले पे आ गया है और ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, और ऐसे मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं कि खाएं या बिजली का बिल भरें, और अक्सरियत तमाम की ऐसी सूरत हाल है। तो क्या गवर्नमेंट हकीकी तौर पे इस मौजूदा निज़ाम में रहते हुए आवाम के लिए कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकती है कि जिससे बिजली के नर्ख़ जो हैं, जो बिजली के माहाना एक्सपेंसेस हैं, वो हर तबके के लिए कम हो जाएं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है इस निज़ाम में रहते हुए? तीसरी बात, जो हमारा IMF जो पॉलिसीज़ डिक्टेट करता है, जो हमें पॉलिसीज़ जिससे हम पॉलिसीज़ लेते हैं इकनॉमी को चलाने के लिए, IMF, वो इसके बारे में क्या कहता है? और सबसे आखिर में इस्लाम के इसके हवाले से क्या सॉल्यूशन है? तो इस पर हम बात करेंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसी तरह सूरह हशर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी तुम्हें दें तुम ले लो, और जिस चीज़ से भी तुम्हें मना करें इससे बाज आ जाओ, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह शदीद अज़ाब देने वाला है। इसी तरह सूरह निसा की 65 आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, ये उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते
जब तक ये आपको अपने मामलात में फ़ैसला करने वाला ना बना लें, और जो फ़ैसला आप कर दें इस पर दिल में कोई गिरानी महसूस ना करें, उसे तहे दिल से तस्लीम कर लें। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर हाकिम अल्लाह की दी हुई शरीयत के मुताबिक जो फ़ैसला करें, जो अल्लाह ने इंसानों के मसाइल को हल करने के लिए अहकामात दिए हैं, तो उस पर कोई मोमिन कोई गिरानी महसूस ना करे और उसको ज़ाहिरन और बातिनन कबूल करे, और इसी में इसकी दुनिया आखिरत की कामयाबी है। इसी तरह सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं है कि जब अल्लाह उसका रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो वो उस मामले में अपना भी कोई इख्तियार समझे, और जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की तो वो गुमराही में दूर जा पड़ा। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने अहकामात दे दिए, अल्लाह ताला ने हलाल बता दिया, अल्लाह ताला ने हराम बता दिया, अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो एनर्जी है, पावर जनरेशन है, ये सब पब्लिक है, अवामी मिल्कियत की प्रॉपर्टी हैं। अब किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि इसको निजी हाथों में दे, इसको स्टेट के हाथों में दे, या सो ऑन एंड सो फॉर्थ अल्लाह के अहकामात के साथ खेले। वरना फिर अल्लाह ताला किस चीज़ की वईद दे रहे हैं? शदीद अज़ाब की वईद दे रहे हैं। तो आज जो हमारी जिस मसले के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो कि एनर्जी का मसला है, तो उस वाले से मोटा मोटे कुछ क्राइटेरिया बना लेते हैं, ताकि इस क्राइटेरिया को आगे चल के जो भी दर्स के अंदर बात होगी एनर्जी सेक्टर के हवाले से, और एनर्जी बनती कैसे है, आज जो इतनी बुनियादी जो कॉस्ट इतनी इंक्रीज़ हो गई है उसके अंदर बुनियादी असबाब क्या हैं इसके इंक्रीज़ के, और इस कॉस्ट इंक्रीज़ होने के बेनिफिशरीज़ कौन है, इस निज़ाम से फ़ायदा कौन उठा रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें शुरू में क्राइटेरिया क्या दिया है जिसकी बेसिस पर हम इस पूरे दर्स को थोड़ा सा जज करेंगे, ताकि हम कोई इमेजिनेशन बयान कर सकें, बना सकें अपने जहन में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को किस तर्ज़ ज़िंदगी के गुजारने के लिए अपने अहकामात वज़ा किए हैं, वो मुसलमानों को क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देते हैं, और ये निज़ाम जिसमें आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें चंद अशराफिया, चंद बेनिफिशरी इस निज़ाम के जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ मासेस पब्लिक। तो सबसे बुनियादी उसूल हमें पता है कि इस्लाम में जो बिजली है, बिजली बनाने के कारखाने हैं, मिनरल्स हैं, एनर्जी सेक्टर है, चाहे वो बिजली बनाने के कारखानों की सप्लाई चेन में ट्रांसमिशन कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, इनकी प्राइवेटाइजेशन नहीं की जा सकती। ये अपनी बुनियाद से ये पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, ये अवामी मिल्कियत है, अवाम इससे मिल के फ़ायदा उठाती है और रियासत अवाम के बिहाफ के ऊपर जो है वो इसको मैनेज करती है। पहला उसूल तो ये। दूसरा जो है, अब ये जो IPPs हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि बिजली बनाने के कारखाने हैं, जो कि रियासत पाकिस्तान में प्राइवेटाइज हुए हैं, निजी हुए हैं, तो वो अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, मतलब बिज़नेस में ख़र्चे पानी को चलाने के लिए, तेल चलाने के लिए, RLNG, कोल, गैस, सैलरीज निकालने के लिए जब पैसे नहीं होते तो बैंक से पैसा उठाते हैं। ठीक है, तो वो बैंक से जो पैसा उठाते हैं वो सूद पे होता है, और वो सूद की अदायगी अल्टीमेटली आपों में अदा करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा के अंदर ये सबको हम सबको क्लियर कर पता है कि सूद की हुर्मत है और सूद कतन हराम है। तो सूद नहीं हो सकता, लेकिन इस सेक्टर में सूद भी चल रहा है। इसी तरह हमें दिख रहा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ज़कात के मुस्तहिक हैं, जो कि मुश्किल अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की बुनियाद पे गुज़र बसर कर पा रहे हैं, लेकिन रियासत है जो उनके भी बिजली के बिल आ रहे हैं, वो अगर एक 25,000 कमाने वाला है और वो रेंट के घर में भी रह रहा है तो उसका 2,000 2,500 का बिल जो है वो भी 5,000 तक पहुंच गया है। जिनको ज़कात मिलनी चाहिए, जिनको रियासत के बैतुल माल से फ़ंड्स मिलने चाहिए ताकि वो अपने नान व नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकें, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इब्न आदम का इससे बुनियादी कोई हक़ नहीं कि उसके पास रहने के लिए घर हो, जिस्म छुपाने के लिए लिबास हो, और खाने पीने के लिए रोटी और पानी है। तो रियासत तो ये सब देने के बजाय दूर, मतलब वो तो उल्टा लोगों की दौलत पर डाका डाल ली है। और बिजली के बिल हम सब इससे एक वन ऑफ द फैक्टर है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और हर कोई पाकिस्तान में इस पर बात भी कर रहा है।
इसी तरह इस्लाम में कानून साजी का कि अवाम के मसाइल को हल करने के हवाले से जब खलीफा कानून बनाएगा तो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वज़ा करदा कानून से हट के अपनी अकल के मुताबिक, इंसानी ख्वाहिशात के मुताबिक, वडेरों की ख्वाहिशात के मुताबिक, कैपिटलिस्ट की ख्वाहिशात के मुताबिक, या जैसे इनका आका अमेरिका IMF का है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनके मफादात को पूरा करने के लिए कानून साजी कर सकें, बल्कि लेजिस्लेशन इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। और जैसे हमने पहली भी आयत में डिस्कस किया, तो ये चीदा क्राइटेरिया हैं जो कि हमें मद्देनज़र रखने हैं जब हम पूरे इस दर्स के अंदर एनर्जी सेक्टर को देख रहे होंगे। प्राइवेट है, सूद नहीं हो, प्राइवेट पब्लिक यूटिलिटी है, सूद नहीं हो सकता। जिनको नीड है उनकी तो रियासत मदद करेगी, बल्कि उन पे उनकी दौलत पर डाका डाल के एनर्जी में टैक्सेस के ज़रिए आप उनकी दौलत पर डाका डाल रहे हैं। और कानून साजी जो है वो इंसानों के हाथ में नहीं दी जा सकती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। तो आज जो पाकिस्तान में सैकड़ों मसाइल हैं और उनमें से हम एक बुनियादी मसाइल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका बुनियादी कसूरवार हम किसको ठहराएं? क्या हम पाकिस्तान में 1947 से 2023 तक आने वाली तमाम क़यादतों का इसको कसूरवार ठहराएं? सिविलियन जो हैं वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स को जो हैं वो या डिक्टेटर्स को कसूरवार ठहराते हैं, डिक्टेटर्स जो हैं वो सिविलियंस को कसूरवार ठहराते हैं, जबकि हम बखूबी देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान, चाहे वो हों, उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटर्स का हो जिसमें अयूब ख़ान है, याया ख़ान है, फिर भुट्टो साहब हो, ज़िया-उल हक साहब हो, फिर सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज़ शरीफ हो, और रिसेंटली पीपल्स पार्टी हो, PTI हो और बेनज़ीर भुट्टो हो। तो 1947 से लेकर आज 2023 तक पॉलिसीज़ के तसलसल को देखें, निज़ाम को देखें और उस नज़रिए को जिसके तहत हुक्मरानी की जा रही है, जिससे अवाम के मसाइल को हल करने के लिए रोशनी ली जा रही है, वो इन सिविलियन गवर्नमेंट हो या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो भी क़यादत पाकिस्तान में आई है, चाहे वो सिविलियन क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री क़यादत है, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। दूसरी चीज़, अब हम अगर निज़ाम के हवाले से बात करें तो हमें पता है कि पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान ने जिस कॉन्सेप्ट के तहत अपने आप को एक महदूद बाउंड्री में कबूल किया हुआ है कि पाकिस्तान की ये जोग्राफिया या नज़रियाती हदूद हैं, जिसको उसको नेशन स्टेट कहते हैं, और ये इस्लाम की रूह से हराम है। रियासत की बाउंड्रीज़ को हम महदूद नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह खुला एक्सपोज हो गया है, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमें पता है कि ये दीन बेजार, दीन की दुनिया से जुदाई के नतीजे में आज़ादी की बुनियाद के ऊपर वजूद में आया था। और आज जो हमारे मुल्क में इक़्तिसादियात चल रही है, और भुट्टो के दौर से लेकर आज तक, तो वो कभी कार्ल मार्क्स की कम्युनिज़म पॉलिसीज़, नेशनलाइजेशन, सो ऑन सो फॉर्थ, लैंड्स की रिफॉर्मेशन के हवाले से, कभी उससे रोशनी ली इन हुक्मरानों ने, और कभी जो है वो एडम स्मिथ हो या मिल्टन फ्रेडमैन हो या जॉन मेनर्ड केन्स हो, जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की बुनियाद रखने वाले फ़िलासफ़र्स हैं, जिसकी बुनियाद पे सरमायादाराना माशरे की इक़्तिसादियात को मैनेज किया जाता है, तो उन्होंने कभी उससे ली है। तो जो बिजली की नचकारी है वो कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क से, कैपिटलिस्ट थाट से आई है। तो कटिंग शॉर्ट, पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही में जहाँ निज़ाम का हाथ है, जिसके अंदर सेकुलर डेमोक्रेसी है और सरमायादाराना नज़रिए से निकलने वाली इक़्तिसादी पॉलिसीज़ हैं, तो वहीं क़यादतों का भी कसूरवार है, जिन्होंने इन पॉलिसीज़ को पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए नाफिज किया, और जिन हालात में आज हम हैं। तो हमारे पावर सेक्टर की आज प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले तो यह है भाई कि जो एनर्जी के बिल हैं, भाई हम कमाएं या एनर्जी के बिल्स हैं। एक बाप बोलता है कि मैं अपने बच्चों को तालीम दूं, खुराक दूं, या ये 40-40 हज़ार के 50-50 हज़ार के बिल अदा करूं। इसी तरह जहां हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, वहीं जो कारोबारी हज़रात हैं
उनको कारोबार चलाने के लिए बिजली मैसर नहीं है, और बिजली मैसर है तो भाई लोड शेडिंग है, और लोड शेडिंग है तो भाई ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे, कारोबार कैसे करेंगे। तो जहाँ कारोबार नहीं कर पा रहे, माश नहीं कमा पा रहे, वहीं दूसरी तरफ से ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत तंग होता जा रहा है, और ये सब हम अपनी निजी या घरों में जब होते हैं महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जो घरेलू सार्फिन है वो बिजली की लोड शेडिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, फिर यूपीएस लगवाते हैं, वो एक अलग ख़र्चा है। यूपीएस लगवाते हैं तो यूपीएस की मेंटेनेंस है, उसकी बैटरी से खर्चे हैं। तो मतलब हर जगह से हम कसी रहे हैं, फंसी रहे हैं बहरहाल। और सोने पे सुहागा पावर सेक्टर का एक बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल हम टीवी पे बड़े ज़ेर बहस सुन रहे हैं वो है सर्कुलर डेट का, कि 2500 अरब रुपए जो है वो सर्कुलर डेट के अंदर चढ़ गया। सर्कुलर डेट क्या है इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हुकूमत के ऊपर एक कर्ज़ है जो उसने पावर सेक्टर के जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं, जो बिजली बनाने वाले कारखाने आगे बिजली सप्लाई करते हैं, उसकी जो सप्लाई चेन है उसको अदा करना है। और यकीनन ये हुकूमत जो है वो आप मुझसे ही पैसे कमाती है भाई, या वो बैंक से सूद देती है और उस सूद भी हमसे टैक्सेस की शक्ल में इकट्ठा कर लेती है। इसी तरह पावर सेक्टर में एक मसला ये है कि जो पावर सेक्टर में स्टेट के इदारे हैं, स्टेट के बिजली बनाने वाले इदारे हैं, या स्टेट के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ हैं, वो लॉस में हैं, वो नुकसान में हैं। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें से एक वजह ये है कि सियासी भर्तियाँ हैं। 10 लोगों की गुंजाइश है कंपनी में चलाने के लिए, 100 बंदे भर्ती हैं। शख्स एक मेरिट की बुनियाद के ऊपर एक शख्स को रखना, एक पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन को, जो उस पर्टिकुलर असामी को या उस पर्टिकुलर रोल को अदा करने का अहल हो, लेकिन मेरिट तो बाईपास हो जाता है और सियासी भर्तियाँ होती हैं। तो हमें पता है कि जब मेरिट का गला घुटता है तो फिर निज़ाम में क्या बर्बादी आती है। बहरहाल इसी तरह ये जो स्टेट के इदारे हैं वो लोगों की पूरी ज़िंदगी उनको पेंशन देने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की मराद देने के लिए तमाम ज़िम्मेदारियाँ स्टेट की उसके ऊपर ही है। तो अब स्टेट अगर अपने रेवेन्यू साइड पे कमज़ोर है या तो उसी की दूसरी साइड है जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा पेंशन्स हो गई और बहुत सारी ऐसी मराहत हैं जिससे वो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज जो हैं वो नुकसानात में। तो IMF की फिर शराइत भी आ जाती है। IMF कहता है कि भाई इनको भी आप प्राइवेटाइज़ कर दें। तो IMF के साथ भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आज एक मुश्किल सूरत हाल में है। इकनॉमी बैठी जा रही है, लोगों के पास माश नहीं है, और लेकिन लोगों के ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं। कारोबारी हजरात को कारोबार करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने 2500 अरब रुपए सर्कुलर डेट की शक्ल में देने हैं, लेकिन वो किससे ले, आवाम से ले। तो आवाम तो वैसे ही नोच रही है और आवाम के पास जेब में कुछ बचा ही नहीं है। स्टेट के अपने इदारे जो हैं वो नुकसानात में हैं, और IMF शर्त लगा रहा है कि भाई आपको अगर और मज़ीद कर्ज चाहिए तो आप इनको प्राइवेटाइज़ करें और इनके जो आप सब्सिडीज़ देते हैं उसको विड्रॉ करें। तो अब ज़रूरी है कि ये जो हर बार पॉपअप होने वाली प्रॉब्लम है पावर सेक्टर की, और जिससे हम तंग होते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बुनियाद से समझें। और वो बुनियाद ये है कि आज जो हम इतनी महंगी बिजली की कॉस्ट अदा कर रहे हैं, उसकी हिस्टोरिकल हिस्ट्री क्या है, तारीख़ क्या है इसके हवाले से। तो 1960 में पाकिस्तान जो है वो जो अपनी बिजली प्रोड्यूस करता था, वो ज़्यादातर डैम पे बनने वाले जो हैडल्स होते हैं, तरबेला डैम है, जैसे कि उस वक्त मंगला डैम था 1965 और 1976 में, तो पानी से पाकिस्तान बिजली प्रोड्यूस करता था। तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो एनर्जी बनाने की कॉस्ट थी वो बहुत कम थी। लेकिन इसी असना में 1960 में पाकिस्तान, क्योंकि जो जिस पानी से बिजली बनाता था वो इंडिया में भी जाता था, उन दरियाओं का पानी, तो और पाकिस्तान और इंडिया का इस पे कि वाटर की रिसोर्स दोनों ममालिक में इक्विटेबली शेयर्ड हो और उनके कोटे के हिसाब से हो, तो एक तनाज़ा रहता था। तो उसी असना में वर्ल्ड बैंक ने 1960 के अंदर एक इंडस वाटर ट्रीटी करवाई थी पाकिस्तान और इंडिया की। उसके तहत पाकिस्तान के पास जो उस वक्त
वेस्टर्न मगरबी दरिया थे और मशरक़ी दरिया थे, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज था, तो पाकिस्तान के पास फिर वहाँ का पानी आना रुक गया। तो इसका मतलब यह है कि 1960 से 1990 तक जो पाकिस्तान बिजली प्रोड्यूस करता था और उस बिजली में पानी से प्रोड्यूस होने वाली बिजली का हिस्सा 60% था। तो आगे आने वाले सालों में, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है और बिजली के कारखाने भी लगाने हैं, बिजली भी बनानी है, तो पाकिस्तान के पास इस इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान के पास अब वो वाटर की रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान और डैम्स के ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट कर सके और सस्ती बिजली बना सके। एक रीज़न ये था। इसी तरह फिर जब 1990 की दिहाई में पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस उस दौर में भी उसका सामना हुआ और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे कि पाकिस्तान, जैसे कि आज पाकिस्तान पैसे जो होते हैं डॉलर की शक्ल में, कि वो पाकिस्तान जो है वो एनर्जी के कारखाने लगा सके या जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो उस दौर में भी IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को एनर्जी के सेक्टर में एक सेक्टर जो बिजली बनाने के कारखाने हैं, जिसको जनरेशन सेक्टर कहते हैं पावर का, उसकी प्राइवेटाइजेशन का मशवरा दिया। और ये जो प्राइवेटाइजेशन का मशवरा है, जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया कि हमारा जो निज़ाम है और निज़ाम में पॉलिसीज़ हैं वो सरमायादाराना है, तो ये उस सरमायादाराना निज़ाम से निकलने वाला हल था जो कहता है कि फ्रीडम ऑफ ओनरशिप हो, निजकारी, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है वो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है और वो है जो इन्वेस्टमेंट लेके आता है और वो है जो ग्रोथ लेके आता है, GDP बढ़ता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ये लॉलीपॉप में भी दिए गए थे। तो 1994 की दिहाई में 1994 की दिहाई में पाकिस्तान ने IMF और वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से एक पावर परचेज पॉलिसी डिज़ाइन की, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर था उसकी निजकारी कर दी गई और बैरूनी सरमायाकार आए और पाकिस्तान के जो बिजली बनाने के कारखाने उसमें बैरूनी सरमायाकारी हुई और IPP आ गई। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसी तरह जब मिलिट्री गवर्नमेंट ने जो कि मुशर्रफ साहब की थी 2002 में या 2000 के अंदर कू किया, या 1998 में सॉरी, नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को कू किया और वो ख़ुद बड़े सारे इक़्तिदार आए, तो उन्होंने 2002 के अंदर एक पावर पॉलिसी दी, क्योंकि उस 2002 में पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से लोड शेडिंग्स हो रही थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक हम बात करें, एक सिविलियन रूल था बेनज़ीर गवर्नमेंट का 1994 में, जिन्होंने एक पावर पॉलिसी मुतारिफ़ कराई, और एक 2002 है जिसके अंदर मुशर्रफ साहब हैं जो कि मिलिट्री डिक्टेटर हैं और उन्होंने भी पावर पॉलिसी मुतारिफ़ कराई। इसी तरह हमें याद हो, कुछ लोग शायद छोटे हैं, जो जरदारी साहब का दौर था 2008 का, उसमें भी पाकिस्तान शदीद बिजली के बहरान से दोचार था और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उस वक्त भी यही मसला था कि यार जो एनर्जी की नीड है उसकी जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, तो उसको फिर से बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए अगेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मराद देने के लिए फिर एक और पावर पॉलिसी आई और वो आई 2015 की पावर पॉलिसी, जिसका जो सेहरा है बड़े सीना चौड़ा करके पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी लेती है, जिसके अंदर आपके CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं और उन CPEC के प्रोजेक्ट्स के अंदर चाइनीज़ कंपनीज़ की तरफ से लगाए गए पावर प्लांट हैं और उस पावर प्लांट के अंदर बहुत सारा हिस्सा वो है जो हम आज बिजली के बिलों में अदा कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपको याद हो तो शायद खाकान अब्बासी के दौर में RLNG और LNG के पावर प्रोजेक्ट्स का बड़ा हिस्सा चल रहा था, जिसका बड़ा क्रेडिट लेते थे वो भी इसी पावर पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में लगी थी। तो समरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी तक या 1990 तक पाकिस्तान की जो पावर जनरेशन की सलाहियत थी उसमें 60% हिस्सा जो था वो हाइडल का था, जो कि डैम से वाटर से बनती थी। उसके बाद वो उसका हिस्सा एनर्जी के उसमें कम होता गया और जो दीगर सोर्सेस हैं बिजली बनाने की, जिसमें फर्नेस थर्मल ऑयल है, कोल है, गैस है, फर्नेस ऑयल है, दीगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसका हिस्सा बढ़ता गया। और बैरूनी सरमायाकारी को मुल्क में वेलकम करने के लिए कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स डिज़ाइन किए गए जिसके तहत
हाथ पाँव घी मुँह शक्कर सब इन इन्वेस्टर्स का घी में था और हर तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जैकपॉट था एक्चुअली। और इससे ये बात यहाँ तक रुकी नहीं, बल्कि इससे हमारे जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो पाकिस्तान की लीड्स हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, बड़े बड़े फैमिली ओन बिजनेस इंटरप्राइजेज़ हैं, उन्होंने भी इससे बहुत फ़ायदा उठाया। उसको आगे और डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम 1990 से आज 2023 में बात करें तो जो 60% बिजली हाइडल से प्रोड्यूस हो रही थी, आज उसका हिस्सा 24% है। इसी तरह RLNG जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, इसको जहन में रखिएगा, ठीक है, उसका जो बिजली बनाने में हिस्सा है वो 24% है। इसी तरह RFO वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, उसका हिस्सा 14% है। और कोल, जिसमें लोकल कोल भी है और मतलब कोयला लोकल भी है और इम्पोर्टेड भी है, उसका हिस्सा जो है वो 13% है। फिर पाकिस्तान में जो निकलने वाली गैस है उसका 8.5% है। और फिर ये न्यूक्लियर में 8.5-9% इस तरीके से वो है। इसी तरह इसको भी जहन में रखें कि जो आज बिजली के कंज्यूमर्स हैं उसका ब्रेकअप क्या है, मतलब हाउस होल्ड कंज्यूमर्स जो हैं उनका हिस्सा जो बिजली की कंजम्पशन में है वो तकरीबन 50% है। जितनी भी बिजली पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है वो 50% जो है वो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब है जो भी एनर्जी प्राइसेस के अंदर इम्पैक्ट आता है, जो भी इंक्रीज़ होता है, चाहे वो टैक्सेस हो, चाहे वो शरह सूद हो, कुछ भी हो, तो उसका 50% हिस्सा जो है वो हाउस होल्ड है, जो उससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और पाकिस्तान का हाउस होल्ड अमीर तबका नहीं है, एक लोअर मिडिल क्लास है अगर हम एक तबकात की उससे बात करें। इसी तरह जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं जो कि बिज़नेस करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं, ताजर हजरात हैं, उनका हिस्सा सिर्फ 7.5% है। और इंडस्ट्री जो है उसका हिस्सा 26% है। मज़े की बात है, जो इंडस्ट्री है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी अपनी पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं और तो वो हुकूमत से बहुत कम बिजली ख़रीदती हैं या मजबूरी की हालत में ख़रीदती हैं, जब उनको पीछे से गैस या दूसरे जो फ्यूल हैं बिजली बनाने के वो मैसर नहीं होते। इसी तरह जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसको भी मद्देनज़र रखिएगा, उसका जो हिस्सा है वो 9% है। एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसे बिजली कंज्यूम करता है, तो भाई खेत को सैराब करने के लिए जो ट्यूबवेल यूज़ होता है वो बिजली से चलता है, ठीक है। और दीगर जो हैं वो 8.3% कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि जो 53 रुपये बिजली का बिल आ रहा है उसका ब्रेकअप क्या है। थोड़ा सा इसके अंदर हम कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो पे कर रहे हैं, ताकि हम आगे आने वाली स्लाइडों में समझ सकें कि इस 53 रुपये की फ़ी यूनिट कॉस्ट जो कि 65 रुपये तक भी चली गई है, इसका फ़ायदा हो किसको रहा है। ये मेरी जेब से, आवाम की दौलत से डाका जो डाला जा रहा है, पैसे निकाले जा रहे हैं, ये जा किसकी जेब में रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बिजली बनाने के कारखाने हैं, उनके अंदर जो बिजली बनाने के लिए सोर्स ऑफ फ्यूल है जिससे बिजली बनेगी, उसका मेजर चंक जो है वो इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड का मतलब है कि वो बाहर से आएगा। बाहर से आने का मतलब है कि वो डॉलर में आएगा। और पाकिस्तान, हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल करंट अकाउंट डेफिसिट और करेंसी क्राइसिस, और पाकिस्तान की करेंसी मुसलसल डेप्रिशिएट होती रहती है, डॉलर मजबूत होता रहता है। इसका मतलब है हमेशा इन सोर्सेस ऑफ फ्यूल की जो पाकिस्तान में रुपए में कन्वर्ट करने के बाद कॉस्ट है 300, 350, 400 रुपये बढ़ती ही रहेगी। तो एक बुनियादी वजह यह है जिसकी वजह से हमारे हर साल जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ हैं जो 52 रुपये है, उसको रिवाइज़ करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि रुपी जो है वो हर साल डेप्रीशिएट हो रहा है। हर साल तो नहीं, अब तो दिनों में डेप्रीशिएट हो रहा है। इसी तरह जो दूसरी बुनियादी वजूहात हैं वो ये है कि अब एक बिजली बनाने वाला कारखाना जब बिजली बनाएगा तो उस बिजली बनाने की एक कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आगे जब सप्लाई करेगा तो कॉस्ट रिकवर भी करेगा। तो होता ये है कि एक जनरेशन सेक्टर जब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एनर्जी की सप्लाई चेन में 3 सेक्टर हैं, उसको जब ट्रांसमिट करता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमें घरों तक पहुंचाती है, तो इसके अंदर बहुत सारी जो बिजली है वो लॉस हो जाती है। बनाई मैंने 100, लेकिन
उसका 70% या 65% जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र हो पाता है, बाकी जो है वो लॉस हो जाता है। अगर मैं सिर्फ फ़र्ज़ी तौर पे 30% या 35% जो इसका हिस्सा बनता है। उसकी दो बुनियादी वजह आते हैं, जो कि एक बुनियादी वजह जो हमें दिखती है वो दिखती है कि बिजली की चोरी हो रही है। सही है, लोगों ने कुंडे डाले हुए हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये है कि भाई जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इक्विपमेंट्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, हैवी वो सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर इक्विपमेंट पुराना होने की वजह से या एफिशिएंट ना होने की वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो नुकसान हो जाता है, तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। जो मैंने बिजली बनाई उसके पैसे में रिकवर नहीं हो पाते। तो इसकी जो अमाउंट है वो अगर सालाना बात करें तो 520 अरब रुपए। तो 520 अरब रुपए जो है वो जनरेशन सेक्टर्स को, ट्रांसमिशन सेक्टर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स को रिकवर नहीं हो पाते। तो ये एक अदायगी रहती है जो कि हुकूमत ने फिर करनी है। इसी तरह एक सर्कुलर डेट है जो हमने पहले बात की कि 2,500 अरब रुपये जो है वो सर्कुलर डेट है जो हुकूमत ने इन पावर सेक्टर की कंपनियों को देने हैं। अब वो क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। सर्कुलर डेट ये है कि भाई जैसे कि हमने बात की कि 94, 2002, 2015 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने इनसे मुआहदात किए, पावर पॉलिसी लेके आई और निजकारी की, और इसके बदले में लोगों ने कारखाने लगाए, सेठों ने कारखाने लगाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कारखाने लगाए। तो अब इन्होंने कारखाने जो लगाए तो हुकूमत ने इनसे मुआहदा किया कि आप ये जो कारखाना लगाने के जितने भी पैसे लगाएंगे इसके ऊपर, ज़मीन ख़रीदेंगे, और वो ज़मीन हो सकता है आप बैंक से कर्ज़ लेके ख़रीदें और उस कर्ज़ पे आप सूद भी देंगे, और उसको प्लांट जब बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उसकी भी कॉस्ट, और उस प्लांट को इंस्टॉल करेंगे उसकी भी कॉस्ट, और फिर आपसे मैं मुआहदा कर रहा हूँ कि मैं आपको 17% प्रॉफिट भी दूंगा जो आप पैसा लगा रहे हैं, और मैं इसको आपको डॉलर में भी दूंगा, रुपये में नहीं दूंगा। तो अब होता ही है कि ये मुआहदा, इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स। सही है, अब ये कैपेसिटी पेमेंट का मुआहदा आपने कर लिया, तो कैपेसिटी पेमेंट ये जनरेशन सेक्टर वाले रिकवर कैसे करते हैं? भाई बिजली बनाई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 100 की, और लेकिन बिकी 90 की। अभी 10 रुपये जो मेरे कैपेसिटी लगाई जिसके पैसे रिकवर नहीं हुए वो कौन देगा? उसकी गारंटी हुकूमत पाकिस्तान ने ली हुई। ठीक है, जनरेशन सेक्टर ने बिजली बनाई, आगे ट्रांसमिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दी, और किसी वजह से वो पैसे रिकवर नहीं हो पाए, तो अब एक दूसरे को पैसे देने हैं। PSO से फ्यूल लिया या RLNG या कोल गैस लिया, अब उसकी अदायगियाँ करनी है। तो इस तरीके से इस पूरे सेक्टर के अंदर जो है वो एक गर्दिशी कर्जा चल रहा है, और ये गर्दिशी कर्जे की मज़े बात ये है कि ये हर साल बढ़ता जा रहा है, और आज जो है वो 2,500 अरब रुपये है, जिसके ऊपर सूद भी दिया जाएगा 270 अरब रुपये। इसी तरह अगर हमने जो पहले बात की कैपेसिटी पेमेंट्स की, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। 2013 में जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो 188 बिलियन रुपीस थी पाकिस्तानी। हमने बात की कि 2015 में फिर पावर पॉलिसी आई थी, नवाज शरीफ साहब ने CPEC के प्रोजेक्ट्स लगे थे, RLNG और कोल का प्रोजेक्ट्स लगा था, तो उसके बाद 2021 में वो कैपेसिटी पेमेंट जो थी वो 1250 अरब रुपए पहुंच गई थी। क्योंकि भाई पावर प्लांट लगते जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी लगती जा रही है, तो उनकी कैपेसिटी के साथ उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी बढ़ती जा रही है, रिकवरी तो हो नहीं रही। तो और फिर तो अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करते हैं कि बिजली के बिल में जो हमारे पास 53 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो भाई जो आपकी बिजली बन रही है वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स है। इम्पोर्टेड फ्यूल डॉलर में आता है और आप रुपए में देते हैं, रुपया कमज़ोर होता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आप ही देंगे ना भाई। ठीक है, इसी तरह भाई मैंने बिजली बनाई और मुझे पैसे रिकवर नहीं हुए तो मैं आवाम से ही रिकवर करूँगा, तो आपके बिजली के बिलों में वो पैसे लगते हैं। इसी तरह जो हुकूमत ने सर्कुलर डेट लगाया है, और सर्कुलर डेट ने हुकूमत ने अल्टीमेटली पैसे IPPs को देने हैं, तो हुकूमत तो ख़ुद तो कमाती नहीं है इस निज़ाम के अंदर, हुकूमत तो फैसिलिटेट करती है, तो हुकूमत वो पैसे कहाँ से लाएगी, उसको फाइनेंस कैसे करेगी? तो आपसे मुझसे टैक्सेस की मद में लेगी, या बिजली के जो बेस टैरिफ हैं जो कि कुछ दिनों पहले किसी का 25 रुपये था, किसी का 34 रुपये था, और आज 40 रुपये 42 रुपये हो गया है,
सिर्फ टैरिफ की बात कर रहा हूँ, तो उसको बढ़ा देगी। तो हुकूमत ने भी यही किया ताकि सर्कुलर डेट कम हो, और IMF भी इस पर हुकूमत को बार बार पिन करता रहता है। और इसके बाद कुछ 9 अदद टैक्सेस हैं जो कि हमारे बिजली के बिलों में लगते हैं। अगर मैं उन टैक्सेस की बात करूं तो जनरल सेल्स टैक्स है जो कि 18% हो गया है। मतलब हम जितनी भी बिजली कंज्यूम करेंगे उसकी जो पैसे लगेंगे उस पर 18% टैक्स देंगे। एक तो जनरल सेल्स टैक्स है। उसके बाद एक इनकम टैक्स है जो कि कुछ कैटेगरी कस्टमर्स देते हैं। फिर एक एडवांस इनकम टैक्स है, फिर फर्दर सेल्स टैक्स है, फिर एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स है, और रिटेलर सेल्स टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, और फिर PTV को भी चलाएं तो PTV फीस भी है। तो कुल मिला के 8-9 किस्म के टैक्सेस हैं जो हमारे बिलों से हमसे लिए जाते हैं। तो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, इंपोर्टेड फ्यूल है, डॉलर की एप्रिसिएशन, रुपये की डेप्रिसिएशन है, और हुकूमत भी चलानी है, सूदी बैंककारों को सूद भी देना है तो वो भी रिकवर करना है, उसके लिए सेल्स टैक्स भी लगाने हैं, इनकम टैक्स भी लगाना है, और 9 किस्म के टैक्सेस हैं। तो ये सब जो है वो हमारे बिल में आ जाता है। तो आप कभी बिल उठा के देखिएगा, सबने देखा ही होगा, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें खूबसूरती से मिल जाएंगी। और यहाँ तक बात रुकती नहीं है। अगर पिछले साल हुकूमत ने टैरिफ 30 रुपये का दिया था कि भाई 30 रुपये के हिसाब से आप बिजली बेचोगे, और मैंने बिजली बनाई 35 रुपये की, तो वो भी मैं 5 रुपये, अगर वो फ्यूल मुझे महंगी पड़ी तो मैं फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट में आपसे रिकवर कर लूँगा। तो अब ये जो अनबेरेबल होती जा रही है पावर सेक्टर की कॉस्ट, हमारी गर्दनों पे आ गई है, हमारी ज़िंदगी वैसी मुश्किलात का सामना है, इक्तिसादी तौर पे और तंग होती जा रही है। तो अब ये जो 53 रुपये का फ़ी यूनिट है, इसके बेनिफिशरीज़ कौन है भाई? जिसमें इंपोर्टेड फ्यूल लगा ली इन्होंने, वो भी सूद के पैसों से लगाई, फिर सूद भी बैंकों से लिया, फिर उस पर उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है, और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और वो डॉलर में भी है। तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट सेक्टर को जो हुकूमत बिजली देती है वो सब्सिडाइज रेट पे देती है। ठीक है, एक्सपोर्ट सेक्टर कौन ओन करता है भाई? आप और मैं तो ओन नहीं करते, सेठ लोग ओन करते हैं। तो हमें तो पूरी बिजली के पैसे देने, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर है जो कि सेठ मालिकान हैं या चंद कंपनीज़ हैं, उनको सब्सिडाइज बिजली मिलेगी, क्योंकि भाई वो डॉलर मुल्क में लेके आ रहे हैं। ठीक है, पहला बेनिफिशियरी तो ये है। दूसरा बेनिफिशियरी कौन है? हम बात करते हैं ना अक्सर पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, इंटरेस्ट ग्रुप हैं, उनके मफादात हैं, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप कौन है भाई? हम अक्सर सुनते हैं फ्यूडल्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, वडेरे हैं, ज़मींदार हैं, तो और जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, तो उनको वो कैसे बेनिफिशियरी हैं इसके अंदर? तो वो हुकूमत जो है वो उनको ट्यूबवेल के मद में जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट है वो भी उनके लिए सब्सिडाइज, वो भी फिक्स्ड है एक्चुअली, तो वो भी इस तरीके से बेनिफिशियरी हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हबीब बैंक है, आपने नाम सुना होगा। आपने अस्करी बैंक का भी नाम सुना होगा, बहुत मशहूर हैं फ़ौज वाले। और जहांगीर सिद्दीकी बैंक भी सुना होगा। मंशा साहब का MCB ग्रुप भी आपने सुना होगा, MCB बैंक जो है, फिर उनकी बहुत सारी हैं। एटलस ग्रुप वालों के एटलस इन्वेस्टमेंट्स का नाम भी सुना होगा। IGI वालों के आपने IGI इंश्योरेंस और दीगर फाइनेंशियल जो वो हैं, जो फाइनेंस मालियात के अंदर डील करते हैं, लोगों को कर्ज़े देते हैं, कर्ज़े क्रिएट करते हैं, उनका नाम भी सुना होगा। तो अब इनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट्स जो है उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, तो उसकी कुल मालियत का 35% जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में 11 फैमिली बिजनेस हैं या ख़ानदान हैं जो ओन करते हैं। उसके अंदर IGI ग्रुप है, उसके अंदर आपके एंग्रो वाले हैं, इसमें आपके फ़ौजी हज़रात फ़ौजी फाउंडेशन है, मंशा ग्रुप है, और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अब ये कैसे फ़ायदा उठाते हैं इसको भी थोड़ा समझते हैं। बैंक भी मेरा है, सही है, हबीब बैंक मेरा है, हबीब ग्रुप वालों का बैंक है। अब उनको कर्ज़े देने हैं तो वो कर्ज़े जो देंगे वो हबीब वालों को, अगर पावर सेक्टर लगाना है तो उसको कर्ज़ा भी मिल जाएगा। अब उस बैंक को कर्ज़े पे क्या कमाएगा भाई? सूद कमाएगा। तो वो जो पावर सेक्टर लगाया है वो सूद भी उसको देगा।
अब ये जो कर्ज़ा लिया, ये जो सूद लिया, ये जो कैपेसिटी पेमेंट है, इसके पैसे कौन दे रहा है? आप और मैं दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फ़ौजी फाउंडेशन जो है, फ़ौजी फाउंडेशन के अंदर जो अस्करी बैंक है वो किन का है? फ़ौज का है, सही है। फ़ौज को मिनरल सेक्टर के अंदर, जिसका हमने नाम सुना होगा मारी पेट्रोलियम, जो कि एनर्जी के सेक्टर में, मिनरल सेक्टर में एक्सप्लोरेशन करता है, तो उसको भी कर्ज़ा चाहिए। तो वो बैंक जो फ़ौजी वालों का ही है, वो उस पर कर्ज़ पे सूद भी कमाएंगे, और मिनरल सेक्टर को भी अगर पैसा चाहिए तो वो भी उसी बैंक से मिल जाएगा। और इस पूरी उसकी कॉस्ट जो है वो कौन बेयर कर रहा है? आप और मैं बेयर कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी हमने सुना होगा अक्सर कि पाकिस्तान में इस साल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान 8,000 अरब रुपया कर्ज़े को सर्विस करने की मद में देगी, जिसको डेट सर्विस कहते हैं। तो भाई वो बैंक कौन ओन करता है? वो सूद किसके पास जाएगा? कौन है बेनिफिशियरी? तो एलीट कैप्चर इंटरेस्ट ग्रुप दिख रहा है। तो वडेरे हैं, फ़ौजी हजरात हैं, कुछ सरमायादार हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, जो कि पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर कैप्चर हैं। और हम उसमें से आज एक मसला डिस्कस कर रहे हैं, पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर के अंदर भी यही तबका है, बैरूनी भी हैं, हबको जैसे थी वो बैरूनी थी, और उनको कैपेसिटी पेमेंट जिसके लिए उन्होंने फाइनेंस अपने बैंक से दूसरे बैंक से उठाया और बैंक को उस पर सूद मिल रहा है, वो भी उन्हीं का है। कैपेसिटी पेमेंट के मद में पैसे मिल रहे हैं, वो भी उन्हीं का है। उन्होंने एक ऐसे फ्यूल के पावर प्लांट्स लगाए जो सस्ते थे लेकिन उससे महंगी बिजली बननी थी, वो भी उन्होंने लगा लिया, लेकिन उसका सब का खुमियाजा कौन भुगत रहा है? हम आवाम भुगत रहे हैं। तो बहरहाल लेकिन क्या हम इनको कसूरवार समझें? क्या ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के? तो जवाब है नहीं। आंसर है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ये निज़ाम है, वो पॉलिसीज़ हैं जो हमारे हुक्मरानों ने अग़ियार से ली, इस्तेमारियों से ली। और वो पॉलिसीज़ चंद जो अगर हम डिस्कस करें वो ये है कि हुकूमत का काम जो है वो बिज़नेस करना नहीं है, बल्कि बिज़नेस करना, जीडीपी को बढ़ाना, जॉब्स क्रिएट करना प्राइवेट सेक्टर का काम है। इस सूद की लानत को पाकिस्तान में लाने वाले ये हुक्मरान ही हैं। इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक मार्केट्स हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये एक नज़रिए से निकली, जिसके तहत इन मफाद परस्त टोलों ने, जिसमें इखलास वाले भी हैं, जिनको दीन इस्लाम का नहीं पता, तो उन्होंने, वो बेनिफिशरी हैं इसके, और उनका कब्ज़ा जो है, वो बेनिफिशरी जो है वो इस सिस्टम में मजबूत होता जा रहा है, और मजबूत हो गया। यही एक्चुअली बेनिफिशरी है पाकिस्तान के अंदर। तो असल प्रॉब्लम जो है वो जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस की, निज़ाम है और इस निज़ाम को चलाने वाली क़यादत है, जिसमें सिविलियन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और गवर्नमेंट भी इक्वली, डिक्टेटर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए क्या तजवीज़ दी है? तो अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हुकूमत जो भी तजवीज़ पेश करेगी, जो भी सॉल्यूशन देगी, वो हुकूमत की अपनी थिंकिंग नहीं होगी, वो हमारे पॉलिटिशियंस की अपने दीन इस्लाम से निकलने वाली अफकार की बुनियाद के ऊपर अल्लाह के अहकामात नहीं होंगे, बल्कि वो इस्तेमाल से निकलने वाले ही अफकार होंगे। उन्हीं की तकलीद उन्होंने की होगी, तो उसी को भी देख लेते हैं। तो हुकूमत ने कहा कि भाई ये जो लोगों ने सोलर लगा लिए ना, पीछे आपके लगा हुआ है, और नेट मीटरिंग के तहत ये बिजली सेव कर लेते हैं, और इसके तहत जो हमने 41,000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी लगा ली है, तो अब वो बिजली बिक नहीं रही है और उसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट है और सर्कुलर डेट क्रिएट होता जा रहा है। तो भाई इनको भी बिजली की उसमें लेके आओ। तो वो हुकूमत के प्लान में है कि सोलर का जो रेट है उसको कम कर दिया जाए। इसका मतलब है इनफेक्टिव बना दो, इनकम्पेरेबल बना दो, सोलर का रेट और उससे बिजली लेने का रेट इक्वल कर दो, तो लोग सोलर लेंगे ही नहीं, जो मैं समझूँ। दूसरी क्या कह रहे हैं कि हमने बड़ा मीडिया में सुना कि जो ब्यूरोक्रेसी है
जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फ्री बिजली मिलती है। तो वो जो फ्री बिजली उनको मिल रही है, जिसमें हाई रैंक ऑफिसर्स भी हैं, ग्रेड ऑफिसर्स भी हैं और छोटे ग्रेड के ऑफिसर्स वाले लोग भी हैं, तो उनकी फ्री बिजली को आप ख़त्म करें। एक तो ये बात हो रही है। तीसरी बात जो हो रही है अब वही हो रही है कि आज पावर सेक्टर में या पावर सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, मतलब जनरेशन होती है, ट्रांसमिशन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू बिजली को हाउस होल्ड कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुंचाती हैं। तो वो आज स्टेट ओन्ड है, ठीक है। के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है, लेकिन इसके अलावा 10 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो स्टेट ओन्ड है। तो एक तजवीज़ ये है कि इनको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। एक दूसरी ये है कि इनको सूबाई हुकूमती इख्तियार में दे दिया जाए। अब इससे होगा क्या, इसको समझते हैं। तो हुकूमत का प्लान अब ये है कि यूके के मॉडल की तर्ज के ऊपर हुकूमत इस पूरे एनर्जी के सेक्टर को प्राइवेटाइज़ कर दे, जिसमें जनरेशन सेक्टर भी प्राइवेटाइज हो जाए। हम सुन रहे हैं कि स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं, ठीक है। और उसमें कुछ कोल प्लांट्स, RLNG के प्लांट्स हैं जिनको हुकूमत गल्फ़ ममालिक से को बेचने की बातें कर रही है। तो सीन ये है कि जो जनरेशन सेक्टर है उसको भी प्राइवेटाइज़ कर दो, ट्रांसमिशन सेक्टर जो उसको भी प्राइवेटाइज़ कर दो और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है उसको भी प्राइवेटाइज़ कर दो, पहली चीज़। दूसरी, हुकूमत ये कह रही है कि भाई बिजली बनाने वाले और जो बिजली ख़रीदने वाले हैं इनको ओपन छोड़ दो और इनके दरमियान में एक रेगुलेटर को ले आओ और एक पावर परचेज या ब्रोकर को ले आओ, जो इनसे नेगोशिएट करेगा बिजली बनाने वालों से, और जो आगे डिमांड है उसकी बेसिस के ऊपर जो सस्ती बिजली देगा उसे ले लेंगे। तो अब अगेन क्या ये जो हल है, क्या ये मसला हल कर देगा? यूके के अंदर हम, इंग्लैंड के अंदर हम, आजकल बड़ी न्यूज़ चल रही है कि इंग्लैंड के अंदर जो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है वो शदीद तर होता जा रहा है। और उस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में जो बुनियादी अखराजात है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी सेक्टर हैं। और उनका एनर्जी सेक्टर भी जो है ना वो इसी तर्ज के ऊपर डिज़ाइन होगा, जिसकी हमारे हुक्मरान तजवीज़ लेके आ रहे हैं और बातें या गुफ्तगू चल रही है। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कुछ अरसा पहले, कुछ दहाइयाँ पहले गवर्नमेंट के पास थी, ठीक है। आज वो प्राइवेटाइज है और जो वो बिजली बनाती है ना वो गैस से और उससे बनाती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी बिजली बनाती है। तो प्राइवेटाइजेशन कोई हल नहीं है, प्राइवेटाइजेशन ही मसले की जड़ है। और असल जड़ वो है जिस नज़रिए से आप इन मसलों को देख रहे हैं, उन मसलों को हल कर रहे हैं, जो कि सरमायादाना नज़रिया। तो काफ़ी मायूसाना बातें हो गई। थोड़ा सा हम इसमें भी बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने पाकिस्तान को क्या सलाहियतें दी हैं, मतलब पाकिस्तान में क्या पोटेंशल है कि वो सिर्फ एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है, उसकी पीक क्या है। आज तो हम 20,000 मेगावाट के लिए रोल हैं, थल्ले लग रहे हैं। तो सिर्फ अगर पाकिस्तान में पाए जाने वाला थर में जो कोल है उसकी बात करूं तो वो कोल के रिज़र्व जो हैं वो 68 टाइम्स ज़्यादा हैं किसके रिज़र्व से? सऊदीया में पाया जाने वाला तेल, जो कि हमारा ही है, उम्मत का है, और ईरान में पाया जाने वाला तेल, ठीक है। और इससे हम आज 20,000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, 25,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हम रोते हैं। इससे हम आगे आने वाले 200 सालों तक 1 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर से हम इससे बिजली प्रोड्यूस करें। हमारे पड़ोस में जो इंडिया है वो अपनी बिजली 50% कोल से प्रोड्यूस कर रहा है, और इंडिया में एनर्जी के ये क्राइसिस लेवल के नहीं है, वहाँ एनर्जी की क्राइसिस इस सौदा की नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूँ सोर्स ऑफ फ्यूल की, तो ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी हुई और रियासत खिलाफत में हम इंडिया को भी जम करेंगे और जो रिसोर्सेज हैं उसको भी इलाके में जम करेंगे, और पानी भी जो अवामी मिल्कियत है उससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इस आज मौजूदा हालात में भी जो हाइडल का मसला है, ताकि हम हाइडल से बिजली बना सकें और लो कॉस्ट बिजली हो ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, उस मौजूदा सूरत हाल में भी आप जो बिजली बना रहे हैं वो तकरीबन 9,500 मेगावाट है,
और इस मौजूदा सूरत में भी आप 60,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। लेकिन हुक्मरानों का विज़न क्या है, डायरेक्शन क्या है, हम सबके सामने। इसी तरह यार धूप तो हम चलते फिरते लेते हैं, सन बात तो हम चलते फिरते लेते हैं। घरों की छतें हो, खिड़कियां हो, सन तो पाकिस्तान में माशाल्लाह ज़रख़ेज़ ही ज़रख़ेज़ है, कहीं भी उठाओ धूप है, गर्मी है। तो 29 लाख मेगावाट सोलर पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सकता है, मेगावाट सोलर की। और हम अभी कितनी बना रहे हैं? तकरीबन इसका 0.07%। तो हुकूमत की डायरेक्शन क्या है, इसके ऊपर प्लान्स क्या हैं, विज़न क्या है? नथिंग। क्योंकि अगेन बेनिफिशरीज़ हैं, एलीट कैप्चर है, बड़े बड़े सरमाएदार हैं, जागीरदार हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनकी लगी बंदी है, निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो कभी इस पर सोचेंगे भी नहीं, उनकी अपनी थिंकिंग भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो निज़ाम है। इसी तरह पाकिस्तान में हवा भी बहुत पाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3,46,000 मेगावाट से हम हवा से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कितनी कर रहे हैं? बहरहाल वो अब बहुत ही कलील है। तो अगेन मैंने जो बिल्कुल शुरू में बात रखी थी, जो तमीद बांधी थी कि क्राइटेरिया क्या है जिसके बुनियाद पे हम इस पूरे दर्स को देखेंगे, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि रियासत खिलाफत के अंदर हम इस आज ये जो मसला बन गया है शदीद तरीन, अगर मैं अच्छा लफ्ज़ यूज़ करूँ, तो उसको हम कैसे हल करेंगे उसको भी बात करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि एनर्जी जो है वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, पूरी सप्लाई चेन मिनरल से लेके सार्फिन तक पब्लिक यूटिलिटी होगी, सही है। स्टेट जो है वो उसको आवाम के बिहाफ पे मैनेज करेगी। आप शरह सूद लेके, सूदी कर्ज़े लेके, उस पर सूद लेके इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सकते, ठीक है। हुकूमत को भी इस बात की इजाज़त नहीं होगी, सूदी तो बैंकाई तो इस्लाम रियासत खिलाफत में होगी नहीं। फिर भाई ये जो 9 किस्म का हमने टैक्सेस डिस्कस किए हैं, ये तमाम के तमाम गैर शरई टैक्सेस हैं। रियासत खिलाफत में इस टैक्सेस की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। और हमें पता है कि इन टैक्सेस के बेनिफिशरी जो हैं वो हमने अभी डिस्कस किए हैं, मुख्तसर कलील के कौन है बेनिफिशरी। और अल्लाह ताला ने इन टैक्सेस को हराम करा दिया और उसकी शदीद ममानियत है। इसी तरह जो है आज हमारे आस पास में, हमारे ख़ानदान में, हमारे सर्कल्स में सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली मदद मांगने पे मजबूर हैं। तो उनको तो यार हमारी मदद की ज़रूरत है, रियासत की मदद की ज़रूरत है। आप उनसे भी सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, GST, बिजली के महंगे रेट, ये कहाँ की इंसाफ़ी है? ये तो सरासर जुल्म है। तो उनको तो रियासत खिलाफत जो है वो उनकी मदद करेगी और रियासत खिलाफत में इसके हवाले से अहकामात हैं। फिर दूसरा ये कि यार एक और मसला जो हम फेस करते हैं कि PIA को भी प्राइवेटाइज़ करने की बात की जाती है और दीगर जो हुकूमती इदारे हैं जो हुकूमत के मातहत हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हुकूमती मातहत इदारे हों, तो उनके अंदर हमें बोला जाता है कि इनके अखराजात बहुत हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उसका हर साल सब्सिडी देती है, वो टैक्स पेयर से लेती है, तो इसको भी प्राइवेटाइज़ करो ताकि हुकूमत के ख़जाने पे बोझ ना पड़े। तो इसका हल ये नहीं है भाई, इसका हल ये है कि इदारे को जैसे चलाया जाता है वैसे चलाओ। इदारा आपके घर पालने के लिए नहीं है, इदारा एक फ़ंक्शन को परफॉर्म करने के लिए है। तो मेरिट के बेस पे भर्तियाँ होंगी, जो जितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उतनी स्ट्रेंथ होगी। जो सैलरीज़ का स्ट्रक्चर है वो मार्केट बेस होगा। सैलरीज़ का स्ट्रक्चर आपको मराद देने के लिए नहीं होगा, बल्कि जो आपकी काम से हासिल होने वाला फ़ायदा है उसका जो मार्केट में रेट है उसकी बुनियाद पर आपकी सैलरी डिज़ाइन होगी, ठीक है। तो इस बुनियाद पे जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज़ हैं या पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इन्नुल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, और हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म दें जो कि अल्लाह का हुक्म है, इसमें किसी मुसलमान को, किसी इंसान को कोई इख्तियार नहीं कि उसमें कानून साजी करे। तो डेमोक्रेसी जो कि उसका दरवाज़ा है जिससे कानून साजी उसके पार्लियामेंटेरियन में होती है, तो ये दरवाज़ा इस रियासत खिलाफत में होगा ही नहीं, जिसके ज़रिए ये मनाते इनके लिए डिज़ाइन की जाती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और सूद नहीं होगा, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो।
इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ही फरमाते हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और इससे रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। तो आज जितने 8,000 अरब रुपये सूद पे देंगे, सर्कुलर डेट में सूद पे देंगे, कैपेसिटी पेमेंट में सूद पे देंगे, ये सब सूद रियासत खिलाफत नहीं देगी भाई। और इन सबको जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजकारी हो गई है, इसको पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। थोड़ी सी रेडिकल बातें कर लेते हैं ताकि दर्स का इख्तिताम करें। तो अब रियासत खिलाफत क्या करेगी भाई? ये जो मिनरल्स की कंपनियां हैं, सही है, मारी पेट्रोलियम है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, ओगरा है, OGDCL है, सुई सतन गैस है, SNGPL है, जो भी हैं, ये तमाम की तमाम जो है पब्लिक यूटिलिटीज़ डिक्लेयर होंगी। ठीक है, वापडा जो है पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर होगी, जितनी भी IPPs हैं वो पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर होगी। तो जो आज दर्जनों किस्म की वापडा के हवाले से, पावर के हवाले से, वाटर के हवाले से मिनिस्ट्रीज़ हैं, और उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है या जो काम करने वाले लोग हैं, ये सब मर्ज होगा। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं PPL है, OGDCL है, मिनरल्स हैं, एनर्जी सेक्टर्स है, और जितने भी पब्लिक यूटिलिटी अवामी मलकियत के इदारे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, ये तमाम की तमाम जम होगी। इसका जम होने का मतलब है कि इसके अंदर जो हासिल होने वाला रेवेन्यू है, फाइनेंसेस है, वो भी जम होगा। तो रियासत खिलाफत के पास जब इनकी निजकारी जो अभी की हुई है या कुछ बड़े ओनर्स के पास है, तो वो रियासत खिलाफत जब पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर करेगी तो इसकी रेवेन्यूज़ भी फिर जम होंगे। तो एक रियासत खिलाफत के पास फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पब्लिक फाइनेंसेस की फॉर्म में एक फ़ाइनेंस अवेलेबल होगा। और अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जितनी भी IPPs हैं जो कि आज 18,000 मेगावाट की कैपेसिटी लेके बैठी हुई हैं, ये तमाम की तमाम जो हैं वो पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर की जाएगी, और देखा जाएगा कि इन्होंने जितना अभी तक कमाया है उसका ऑडिट कराएंगे, और फिर देखा जाएगा कि इसमें इनको कैसे अदा करना है। तो ऑफ कोर्स वो जो अदायगी है वो भी शरई हुक्म के तहत ही होगी। और फिर जो इन पावर यूटिलिटीज़ की मैनेजमेंट है वो मेरिट की बेस पर अपॉइंट होगी। और इस बहरहाल तो ये चीदा वो बातें होंगी, चीदा वो इक़दामात होंगे जो रियासत खिलाफत फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कुछ करेगी, जिसकी बेसिस के ऊपर जो आज ये 53 रुपये का बिजली का यूनिट है, जिसमें टैक्सेस भी हैं, सूद भी है, कैपेसिटी पेमेंट भी है, डॉलर्स का रुपये से मुंसलिक होने की वजह से एक इम्पैक्ट है, तो उस और फिर उनका 17% 18% प्रॉफिट है, ये सब के सब माइनस हो जाएगा। तो आज जो हम इम्पोर्टेड फ्यूल से बिजली बना रहे हैं, तो रियासत खिलाफत जो हमारा थरकोल है, जैसे हमने अलियर डिस्कस किया कि थरकोल में 200 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की सलाहियत है। तो रियासत खिलाफत हंगामी बुनियादों के ऊपर है, जो पाकिस्तान में मौजूद मिनरल्स हैं, रियासत खिलाफत में जो मौजूद मिनरल्स होंगे उनको यूज़ करने की पॉलिसी को अपनाएगी, और जंगी बुनियादों पर उनसे बिजली को प्रोड्यूस करेगी, ताकि हमारी खारजी डिपेंडेंसी जो है उसको कम से कम किया जा सके। और जैसे कि हमने अलियर डिस्कस किया कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, जिसमें विंड है, जिसमें सोलर है, तो जिसमें पानी है, उस तर्ज पर बिजली बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स और रियासत खिलाफत करेगी। तो इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम थोड़ा सा इसको इन्वेजन करें तो इलेक्ट्रिसिटी से ये मैं दर्जनों किस्म के टैक्सेस हटा दूँ, इनके प्रॉफिट्स को हटा दूँ जो ये प्राइवेट लेते हैं, इन्हीं के प्रॉफिट में जो सूद शामिल है वो हटा दूँ, डॉलर के एप्रिशिएट होने से, रुपये के कमज़ोर होने से जो इम्पैक्ट डायरेक्ट महंगाई का पड़ता है उसको गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी पे ले जाऊँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक हाउस होल्ड के लिए जो बिजली की कॉस्ट है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी। एक कारोबारी हजरात के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए जो बिजली की कॉस्ट है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा भाई? जो कारोबारी हजरात हैं वो जब उनकी कारोबारी लागत में कमी आएगी तो ऑफ कोर्स बिज़नेस कॉम्पिटिटिव होगा, प्राइसेस गिरेंगी, लोग खुशहाल होंगे, और जो आपका वाफिर मिकदार में सप्लाई होगी उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, ज़्यादा मुआवजा भी कमा सकेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? जब अल्लाह का दीन नाफिज होगा। इस समायेदार निज़ाम में ये मुमकिन नहीं है। बस मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर इख्तिताम करूँगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
मोमिन जो है वो एक सुराख से दो बार नहीं डसा जा सकता। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, तुम ज़रूर जालिम के हाथ को पकड़ो और इसे हक़ की तरफ मोड़ो और इसे हक़ पर कायम रखो, वरना अल्लाह तुम्हारे क़ुलूब को आपस में टकराएगा और तुम पर इसी तरह लानत करेगा जैसे बनी इसराइल पर की। जज़ाकल्लाह खैर।